आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। ऑल द 4 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास। हेलो। तो सारे बाकी हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम यूनिट 5 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन द यूनिट 5 वी हैव syllabus, which is salient developments and contemporary issues in management, where we will study subaltern management ideas from India's क्या management ideas है which are subaltern, diversity and inclusion, democracy, sociocracy at work, freelancing, flexi time, वर्क फ्रॉम होम, को शेयरिंग, को वर्किंग। बेसिकली हम इस यूनिट में जो आज डेवलपिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, जो लेटेस्ट इश्यूज है, डेवलपमेंट्स की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट में, उसको हम इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, 6 हैट थिंकिंग है, बहुत सारे कल्चर है, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो यू आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर। सो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में ये 4-5 टॉपिक्स है फॉर द डेवलपमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो कि हमारा एंड ऑफ द क्लास होगा, इस सेमेस्टर का जो लास्ट क्लास होगा, दैट इज ऑन 25 फरवरी फ्राइडे, उसमें मैं रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा था आपको रिवीजन के टॉपिक्स, जो आपको डाउट्स है, जो आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको रिवाइज करना है, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो मेजॉरिटी टॉपिक्स होंगे वही 4-5 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इन द रिवीजन क्लास, दैट इज ऑन द 25 फरवरी। ठीक है। सो फॉर दैट आप लोग सबसे पहले चैट बॉक्स में, मैं जब लास्ट में चैट बॉक्स लूंगी तब मैं नोट डाउन कर लूंगी। आप कैसे लिखेंगे? रिवीजन लिखेंगे, उसके बाद डैश लिखकर आपको कौन सा टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करना है वो टॉपिक आप लिखेंगे। ठीक है। अगर नॉर्मल डाउट है, जो इस क्लास का डाउट है, वो मैं नॉर्मली आप ले लूंगी, लेकिन जो आपका डाउट है फॉर द रिवीजन क्लास में, जो मैं टॉपिक्स आपको आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, उसमें आप सबसे पहले रिवीजन लिखेंगे, देन पुट अ डैश और कोलन एंड देन राइट योर टॉपिक। ठीक है। इज दैट क्लियर? ये सब आप चैट बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है। एट द एंड ऑफ द क्लास जब मैं डाउट क्लास लूंगी, आई विल नोट डाउन ऑल ऑफ दैट। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिट 5। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट 5, सबसे पहली बात यह है कि आजकल जो एक ड्रास्टिक एंड चेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, वहां पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। फॉर दैट रीजन ये जो डिफरेंट न्यू कंसेप्ट्स है, न्यू डेवलपमेंट इश्यूज है, इन सब का बहुत ज्यादा चलन हो गया है इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा वाइटल रोल निभा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वाई फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो यूनिट है ये 15 to 20 मार्क्स में आ सकता है। वैसे आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। तो 18-19 मार्क्स फॉर ईच यूनिट आप पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा आप फोकस कीजिएगा। इसमें जो सारे टॉपिक्स है, वेदर इट इज फ्रीलांसिंग, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, सोशियोक्रेसी, वर्क फ्रॉम होम, ये ऑल सारे टॉपिक्स है जो इस यूनिट में है, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स इसमें से आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। Business and business organizations have undergone tremendous change in the recent times. We have already seen in all the 4 units कि क्या-क्या changes आते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, जैसे भी पैंडेमिक आ गया उसके वजह से कितना इन्फ्लुएंस पड़ा है। वी हैव डन SWOT एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, उस पर क्या चेंजेस होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बिजनेस जो है वो बहुत डायनामिक है, एवर ग्रोइंग है। ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स आए जा रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस आए जा रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिमेंडस चेंजेस
the business organization are undergoing with tremendous changes in the recent times. ठीक है, जो हमारा ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस मॉडल्स था, वहां से क्लिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वर्क फ्रॉम होम ऑर्गेनाइजेशन तक स्विच हुआ जा रहा है। हमने बिजनेस मॉडल्स पढ़ा था, जहां पर हमने ब्रिक एंड मॉर्टर पढ़ा था, हमने क्लिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, हमने क्लिक एंड ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, क्लिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रिमेंडसली बिजनेस मॉडल्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। पहले ब्रिक एंड मॉर्टर था, फिर क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, अब पूरा चलन वर्क फ्रॉम होम पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहा है। जैसे हमने देखा लास्ट टू एंड हाफ ईयर्स से पूरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑल आर फंक्शनिंग फ्रॉम द वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू द पैंडेमिक। तो इस काइंड ऑफ इवॉल्विंग डायनामिक टॉपिक्स आर देयर इन दिस यूनिट। ओके, as business environment is dynamic and to keep up with the changes that takes place, an organization must be ready to accept the changes and modify their own business practices. This is called organizational development. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, it is organizational development, that is the development of the organization in such a way that the organization is able to accept the changes which are going on in the environment, that is micro environment or macro environment, and modify that according to their own needs, wants, missions and vision of the organization. ठीक है, मतलब आपका जब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, अपने विजन के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस बाय विच organization can achieve greater effectiveness which includes the quality of work life and increased productivity. ये एक ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर आप एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को मॉडिफाई करते हैं सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो और साथ ही साथ यू विल एबल टू प्रोवाइड अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ to the employees and hence you can increase their productivity and that will ultimately result to the organizational profits, right? So this is the introduction part. Now we will come to the next topic which is subaltern ideas in management. थोड़ा फास्ट कराऊंगी, थोड़ा कोप अप करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि रिविजन क्लास चाहिए हमें जहां पर मैं आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स उसको रिवाइज करवाऊं, तो फॉर दैट यू हैव टू कोप अप विद बाय स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एक सबऑल्टर्न आइडियाज इन मैनेजमेंट। सबऑल्टर्न आइडियाज क्या है? ये बेसिकली आपके एसएल के मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में भी नहीं है और ना ही दूसरे बुक्स में है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़कर, बहुत सारा रीडिंग करके, मेरे आइडियाज डालकर इस पे एक थोड़ा नोट्स बनाया है, 2 स्लाइड्स का नोट्स है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबऑल्टर्न। एक्चुअली बेसिकली ये जो सबऑल्टर्न टर्म है ये सोशियोलॉजी से आया है। ठीक है, सोशियोलॉजी में ये बहुत टर्म यूज किया जाता है सबऑल्टर्न। बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सबऑल्टर्न मतलब एक ऐसा एक सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं हम, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है ये हायरार्की होती है जहां पर टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है, देन मिडिल मैनेजमेंट होता है एंड देन लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। अब इस लोअर लेवल मैनेजमेंट में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, एकदम नीचे वाले लेयर्स में आते हैं लेबरर्स, ठीक है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेट होते हैं, जिनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, जिनके साथ बहुत कोई इंक्लूसिव एट्रीब्यूट नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं, हर फंक्शन हो या कुछ भी हो उससे एक्सक्लूड कर देते हैं। सो एकदम जो बॉटम लेवल के भी एकदम बॉटम में है उनको सबऑल्टर्न कहेंगे इन मैनेजमेंट टर्म्स। ठीक है, इन द सोसाइटल टर्म्स सबऑल्टर्न किसको कहते हैं? जैसे किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, किसको एकदम नीच स्तर में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, एज, जेंडर, इसको हम कहते हैं सबऑल्टर्न। मतलब the word subaltern as given in the Oxford Dictionary stands for the general attribute of subordination which expressed in terms of caste, class, age, gender, etc. An attribute of subordination मतलब जिसको एकदम नीचे दबा दिया जा रहा है, सबसे एक लेवल में, एक सबसे नीचे स्तर में जो है, जिनको एक्सप्रेसिव नहीं करने दे रहे, जिनको इंक्लूसिव
नहीं किया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द सोसाइटी एट लार्ज, दे आर टर्म्ड एज सबऑल्टर्न। ठीक है, इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबमिशन। सबमिशन मतलब उनको दबाया जा रहा है, और वो भी एज अ सबऑल्टर्न, वो भी अपने आप को सबमिसिव समझ रहे हैं, वो जो दूसरे अदर मेजॉरिटीज है उनके सामने वो झुक जाते हैं, तो दैट इज अ सबमिशन। ठीक है, thus in literal sense it conveys a view of understanding from the bottom of the society or the organization। तो एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, हमको क्या करना है, हमको ऊपर से नहीं सोचना है, हमें नीचे की तरफ से सोचना है। इन द सेंस, जब हमारे यहाँ पर एक मैनेजमेंट हायरार्की है जहां पर टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, हमें सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स से नहीं सोचना है, हमें नीच स्तर से सोचना शुरू करना है कि सबसे पहले नीचे वाले लेवल के जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, उनको कैसे इंक्लूड करें इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनको इंक्लूड करें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कैसे उनको बेनिफिट दे टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। So this is the idea of subaltern ideas in management. So as a manager, it is the duty of the manager to make them to be included in the management, or make to be उनको एक माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में लाया जाए, मतलब उनको लाइमलाइट दिया जाए, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाए, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको बेटर करे। ठीक है, सो दैट इज द concept of subaltern ideas in management. ठीक है, it is the possible clash between self and organization unity and diversity and between holistic understanding and individuality। मतलब आप अगर आप यहाँ पर है, इस बॉटम लाइन पर है, मतलब बॉटम लाइन के लिए बॉटम लेवल पर है, तो आपके बीच में एक असमंजस्य में आप रहेंगे। ठीक है, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे कि अपने बारे में सोचे, आप यूनिटी के बारे में सोचे या डाइवर्सिटी के बारे में सोचे, या आप अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचे कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। इस काइंड ऑफ क्लैश is always possible when you are in the bottom of the bottom level in a management hierarchy। ठीक है, सो इस पर्सपेक्टिव को बेटर करने के लिए ऐसा पर्सपेक्टिव बनाना जहां की पूरे मासेस को, मासेस मतलब सारे एम्प्लॉयज को, बी इट अ टॉप लेवल मैनेजर और अ बॉटम लेवल मैनेजमेंट पीपल, सबको एक ही समान मानना, उनके सबके लिए डिसीजन देना, दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ द मासेस एज अगेंस्ट द मैनेजमेंट फॉर द एलाइट। एलाइट मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उनके लिए डिसीजन ना लेकर, उनके भलाई के बारे में ना सोचकर, एज अ मैनेजमेंट यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर द मासेस। ठीक है, मासेस मतलब सारे एम्प्लॉय, सारे लेबर्स, सारे वर्कफोर्स। ठीक है, इट इज दैट सिंपल एज इट। ठीक है, the management should focus on subaltern in terms of class, caste, creed, gender, race, language and culture। तो जो मैनेजमेंट है उनको ये सबऑल्टर्न जो है उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, उनको सिर्फ एलाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको सबको इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस, कल्चर, लैंग्वेज, सब इररेस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स सबको एक इंक्लूसिव मैनेजमेंट में लाना मैनेजमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ subaltern ideas in management। This can be done through various ways। अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, तो इट विल बी वेरी इजी एंड आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आपके समझ के हिसाब से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि व्हाट आर द सबऑल्टर्न आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन दे दिया कि इंक्लूजन क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या हो, तो ये सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, तो सो व्हाट आर द वेज और व्हाट आर द आइडियाज कि हम मैनेजमेंट में सबऑल्टर्न मैनेजमेंट इश्यूज को हम लाए। इसमें आता है सबसे पहले हमारा डोमिसाइल अटैचमेंट, मतलब हम वर्कर्स को जो इस सबऑल्टर्न कैटेगरी में आते हैं उनको उन्हीं के जगह पर पोस्टिंग दे दे। ठीक है, या फिर कॉपरेशन, कल्चरली डिस्टिंक्टिव, एथिक्स एंड नॉर्म बेस्ड ऑपरेशंस, एथिक्स और नॉर्म्स के बेस में ऑपरेशंस हो, सोशली एम्बेडेड मतलब सोशलाइज करें उनको। ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड कंट्रोल, कम्युनिटी को एक साथ लाने की कोशिश करें। ठीक है, सो दीज आर द प्रैक्टिसेस or the ideas that the management can do
टू मेक देम बेटर, द सबऑर्डिनेट ग्रुप्स को अच्छा करने के लिए, उनको इंक्लूसिव लाने के लिए, उनको उनके डिसीजन को मानने के लिए, उनको डिसीजन प्रोसेस में लाने के लिए, these are the ways you can get into through. ठीक है? Now let's come to the next topic which is very important, that is diversity and inclusion at workplace. ठीक है? Diversity क्या है? Diversity refers to the political beliefs, race, culture, sexual orientation, religion, class or gender identity differences. एक सोसाइटी, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं. अब डिफरेंट इवन कहा जाता है कि हर 2 किलोमीटर, हर 200 किलोमीटर ऐसा कोई है कि इसमें लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है, बिलीफ चेंज हो जाता है. तो एक ऐसे हम डाइवर्स कंट्री में रहते हैं जहाँ पर इतने डाइवर्स थिंग्स है, जहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीफ्स है, डिफरेंट रेसेस है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, मतलब मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपके क्वेयर कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट क्लासेस है, फिर जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंसेस है, सब कितना कुछ है एक सिंगल कंट्री में. सो फॉर दैट रीजन आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स होंगे उसमें भी डाइवर्सिटी होगी, राइट? सो वर्क प्लेस में इन डाइवर्सिफाइड पीपल को इंक्लूड करना इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट. ठीक है? In the workplace, diversity means workforce consists of individuals who bring new perspectives and backgrounds to the organization. एक diversified workplace, एक diversified organization वही होता है जहाँ पर different culture, different race, different beliefs, different sexual orientation, different religion, class, gender के individuals आए, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, and they have their own new perspectives and backgrounds for the organization. ठीक है? अब इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन मीन्स एवरीवन इन द डाइवर्स मिक्स फील्स इन्वॉल्व्ड, वैल्यूड, रेस्पेक्टेड, ट्रीटेड फेयरली एंड एम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. क्योंकि आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है? सो इट इज योर ड्यूटी कि आप वर्ड टू वर्ड इन सारी चीजों को लिखें. ठीक है? दैट इज इन्वॉल्व, ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड है लेकिन वो इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन के कामों में, वैल्यूड किया जा रहा है उनकी डाइवर्सिटी को, रिस्पेक्ट किया जा रहा है उनकी डाइवर्सिटी को, उनको इक्वली ट्रीटेड किया जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, क्लास. इन सब के बावजूद उनको एकदम इक्वली फेयरली ट्रीटेड किया जा रहा है, एंड दे आर एबल टू अब्सॉर्ब इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ठीक है? सो दिस इज द इंक्लूजन. And when you are writing these kind of keywords, इनको keywords कहा जाता है जिसके बिना आपका definition अधूरा है, then you should underline these words ताकि examiner जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता हो कि yes you know what you are writing. ठीक है? ऐसे नहीं कि open book examination आपने पूरा पेपर छाप दिया या पूरा बुक छाप दिया आपने. No, as a examiner मैं ये चाहूंगी कि आपने पढ़ाई की है, कैसे मुझे पता चलेगा when you are underlining the keywords. ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ छोटी छोटी बातें आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज मे बी योर लास्ट ओबी. ठीक है? कोई पैंडेमिक में कोई दूसरा वेरिएंट वगैरह नहीं आया तो ऐसे ही सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका ऑफलाइन ही होगा. सो फॉर दैट ये आपका लास्ट ओबी है, तो इसमें और आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं इन ऑनलाइन मोड अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल्स, तो आप ये सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने की पूरी कोशिश कीजिएगा. ठीक है? नॉट ओनली इन माय सब्जेक्ट, इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स टू. ठीक है? नाउ empowering all employees and recognizing their special talents is a part of creating an inclusive company. एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन तब होगा जब आप सारे एम्प्लॉयज को एम्पावर्ड कर रहे हैं. एम्पावर्ड कैसे कर रहे हैं? आप उनके बातों को समझ रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको इक्वली फेयरली ट्रीट कर रहे हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इक्वली आप उनको अब्सॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है? सो दैट in that way you are empowering your employees and recognizing their special talents is a part of an inclusive company or an organization. ठीक है? Both aspects of diversity and inclusions are important because
Diversity without inclusion can result in toxic culture, and inclusion without diversity can make a company stagnant and creative. ठीक है, अगर मैं पेपर सेटर हुई, ठीक है, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लूंगी कि diversity without inclusion can result in toxic culture, and inclusion without diversity can make a company stagnant and uncreative. Inverted commas close. Do you agree? Yes or no and explain. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि अगर डाइवर्सिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट कल्चर्स है, बिलीव्स है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, रिलीजन है, कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, तो लेकिन उसमें इंक्लूजन नहीं है, मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल रिजल्ट इन अ टॉक्सिक कल्चर. मतलब वहां पर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां पर डिफरेंट बिलीव्स को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, वहां पर वैल्यू नहीं किया जा रहा है उनके इमोशंस को, दैट विल रिजल्ट इन अ टॉक्सिक कल्चर. ठीक है, सिमिलरली अगर इंक्लूजन है, ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है. अब आप सबको जो सेम लेवल के हैं, मतलब सब हिंदू है, फॉर एग्जांपल सब हिंदू है, मेल है, सब हिंदी स्पोकन है, और सबका कल्चर सेम ही है. ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो उनको कोई डाइवर्सिटी नहीं है, उनको इंक्लूड करके क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी स्टैग्नेंट रह गई, अनक्रिएटिव रह गई. सो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एट वर्क प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल. दोनों चीज को इंक्लूड करना चाहिए, दोनों कंपोनेंट्स इज वाइटल, दोनों कंपोनेंट्स गो हैंड इन हैंड while making an organization effective and efficient. ठीक है, without a concerned effort towards both inclusion and diversity, workforce will feel out of place and unsupported. जहां पर inclusion and diversity दोनों नहीं है, वहां पर workforce जो है, जो employees है, वो आउट ऑफ द प्लेस समझेंगे खुद को, और अनसपोर्टेड समझेंगे, क्योंकि वहां पर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, क्लास, कास्ट, जो डाइवर्सिफाइड नेचर है, उनको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, और इनके इमोशंस को या फिर उनके एस्पेक्ट्स को इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है. सो बोथ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज वाइटल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, now let's come to the benefits of diversity and inclusion at work. बहुत सारे benefits है. A diverse and inclusive environment establish a sense of belonging among the employees. अगर सारे जो employees है, जो different diverse employees है, वो inclusive है, उनको fairly treat किया जा रहा है, उनको उनकी बातें सुनी जा रही है, then they will feel like yes, this organization belongs to me. They have that sense of belongings among the employees for the organization. Okay? When employees feel more connected at work, they tend to work harder and smarter, producing higher quality of work. As a result, organizations that adopt diversity and inclusion practices sees huge gains in the form of business results, innovations, decision making. मतलब जहां पर डाइवर्सिफाइड एंड इंक्लूजन दोनों साथ साथ में होते हैं, वहां पर एम्प्लॉयज की सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स हाई होती है. जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हाई होती है, वहां पर एम्प्लॉयज ज्यादा काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी हायर क्वालिटी ऑफ वर्क होती है. एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की गेन्स वो बढ़ेंगे, एंड दैट विल लीड्स टू इनोवेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, so these are the benefits of diversity and inclusion in a short. अब इसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. एक होता है आपका एक बहुत डाइवर्सिफाइड बिगर टैलेंट पूल, मतलब आप एक डाइवर्स इंडिविजुअल्स को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट दे विल बी मोर क्वालिफाइड. ठीक है, एज अ रिजल्ट दे विल गिव यू अ बेटर इनोवेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द प्रोडक्ट which you are manufacturing or the services which you are rendering, and that will lead to a better business organization. ठीक है, next is increased employee engagement and trust. जहां पर आप जो एम्प्लॉयज है उनको एक ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्लूड करवा रहे हैं, जहां पर उनके अंदर एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि yes, this organization belongs to me and I have to work harder and smarter for making the organization to reach in the next heights.
So for that, you will go the extra mile for the organization because you are engaged with the organization. As a result, the higher engagement leads to higher profitability, team morale and retention. रिटेंशन मतलब आप ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करने की सोचेंगे नहीं, तो दैट विल द मोर एम्प्लॉयज विल बी इन द ऑर्गेनाइजेशन. People working in inclusive workplaces also tend to have better physical and mental health, क्योंकि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको ये बातों को तवज्जो दिया जा रहा है, उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है. एज अ रिजल्ट उनका जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो इंक्रीज होता है, उनको कोई टेंशन नहीं होता है, एंड दैट विल इंक्रीज देयर ट्रस्ट, देयर एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यू पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन. जब आप को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल ऑटोमेटिकली और आपका मेंटल हेल्थ भी सही है, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था. मेंटल हेल्थ भी आपका बेटर हो रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है. इससे क्या होगा, एक अच्छा मन जब रहेगा तो आपको न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर डिसीजन मेकिंग. सिमिलरली आपका बेटर डिसीजन मेकिंग भी होगा, क्योंकि डाइवर्स एम्प्लॉय से आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस मिलेंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको बेस्ट आइडियाज भी मिल सकते हैं. ठीक है. सो जेंडर डाइवर्स टीम्स आउट परफॉर्म इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स. जहां पर एक इंसान एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करता है, उससे लाख गुना अच्छा होता है जहां पर जेंडर डाइवर्स टीम्स मतलब जहां पर मेल फीमेल थर्ड जेंडर सब है, सबको इंक्लूड करके एक डिसीजन में लाया जा रहा है. दैट विल बी अ जेंडर डाइवर्स टीम्स. नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली जहां पर आप एक आपके अंदर जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स हो गया है ड्यू टू द फेयरली ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ड्यू टू रेस्पेक्ट गिवन टू द एम्प्लॉयज, ड्यू टू इंक्लूडिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा. एज अ रिजल्ट आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, and that will be a competitive differentiators for the companies with more racial and ethnic diversity outperform competitors. ऐसे employees ऐसे company जहां पर both diversity and inclusion होता है, वहां पर that will lead to a competitive differentiators for the competitors. competitors से आप इसीलिए outperform कर पाते हैं क्योंकि आपके organization में बहुत अच्छा diversity and inclusion है. ठीक है. So this is the benefits of inclusion and diversity. अब क्वेश्चन आता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्कफोर्स इंक्लूजन को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. अब आपने उसके बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं, क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होता है इंक्लूजन. अब आपको ये समझना है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप एज अ मैनेजर आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वर्कफोर्स इंक्लूजन एट द वर्कप्लेस. ठीक है. जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सपोज यू आर मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, you want to develop workforce inclusion at your workplace. Suggest some ways to develop the inclusion at workplace. Then you will write these kind of things. सबसे पहले आप कैसे कर सकते हैं, आप उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज दे सकते हैं. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, जो भी एक्सपर्टीज है, उनमें आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं. आप डिफरेंट रिसोर्स, एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब में आप इनको इंक्लूड कर रहे हैं सो दैट दे फील वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विल इनकलकेट इन देम. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशंस. उनको आप ग्रुप डिस्कशंस में इंक्लूड कर रहे हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं. Including diversity in decision making gives a new perspective to the complex problems. ठीक है. उसके advantages भी है और साथ ही साथ आप employees को empower भी कर रहे हैं through the group discussions. Next is collaborative environment. When teams feel a strong sense of connection between each other through inclusion, organizations are able to utilize the strengths and skills of every individuals. As an employee, when you are feeling that I am attached to this organization and I am being treated fairly, और साथ ही साथ मुझको इंक्लूड किया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी है, देन you will be termed as a collaborative environment. आप दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करोगे, दूसरे टीम से कनेक्शन
फील करेंगे एंड एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स भी इंक्रीज होगा एंड दैट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Now let's come to the next point, that is a redressal mechanism. मतलब आप कैसे डेवलप कर सकते हैं इंक्लूजन. Another point is redressal mechanism. Redressal mechanism मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कोई हरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए आप एक प्रॉपर redressal mechanisms क्रिएट कर रहे हैं. मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या कोई हरासमेंट हुआ है तो उसको किस मैनेजर को रिपोर्ट करना है, इन राइटिंग करना है, इन ओरली करना है, या फिर कितने लोगों को करना है, ग्रुप ऑफ लोग, क्या चेन ऑफ हायरार्की है और कितने टाइम के अंदर उनको एड्रेस करना है, किस वे में एड्रेस करना है. इस चीज के एक मैकेनिज्म को, एक प्रोसेस को क्रिएट करने को कहते हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म. ठीक है. When employees can speak out their concerns, positive signals about the company are sent across the organization that curbs such cases in future. अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एज अ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने और मेरी कलीग ने सेम काम किया था और मतलब सेम आवर्स किए थे और उसको इंसेंटिव्स उसको 10,000 रुपीज दिया गया और मुझे 8,000 रुपीज दिया गया. अब ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म है और वहां जाकर मैंने रिटन एप्लीकेशन दे दिया कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ है एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने प्रॉपर चेक किया और उसके बाद उनको पता चला कि यस दे हैव डन अ डिस्क्रिमिनेशन विद मी, अनफेयरली ट्रीटमेंट किया गया है मेरे साथ एंड देन दे गिव मी द अनदर 2,000 रुपीज टू मेक अस इक्वल. ठीक है. तो इससे क्या हुआ, मुझे लगा यस दिस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज स्ट्रॉन्ग. मैं अपने कंसर्न्स जो है वो मैं ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकती हूँ, मेरे जो प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व करेंगे एंड एज अ रिजल्ट यू विल हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन और एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा पूरे कंपनी को कि हाँ ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और अगर हो भी गया गलती से या किसी कारण से तो उसको रिड्रेस किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा. ठीक है. Similarly, in case of harassment too. Okay. Next way of workforce inclusion is sensitivity awareness program. क्योंकि different diverse backgrounds से लोग हैं from different caste, different culture, different religion, different languages. तो एक sensitive awareness program create करना चाहिए क्योंकि when they join your organization वो एक alienated feel करेंगे. Alienated मतलब एक फॉरेन एक एलियन, नॉट लाइक एन एलियन, वो एक अलग फील करेंगे कि मैं रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी से डिफरेंट हूँ क्योंकि आई हैव डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और आई हैव डिफरेंट कास्ट और आई हैव डिफरेंट कल्चर और रिलीजन. सो दे दैट पर्सन विल फील एलियनेटेड. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एज वेल एज गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स दैट सेंसिटाइज को-एम्प्लॉयज अबाउट देयर डिफरेंसेस, जिससे सारे एम्प्लॉयज को पता चले कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डाइवर्सिफाई है और एक दूसरे को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को वैल्यू करना चाहिए, कैसे एक दूसरे को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में लाना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजर टू अरेंज और टू ऑर्गेनाइज अ सेंसिटिव अवेयरनेस प्रोग्राम. ठीक है. देन इज इमोशनल मोटिवेशन. Employees' sense of belongingness at their organization can affect their level of intent to stay at their organization and their well-being, engagement and overall success in their roles. हमने motivation पढ़ा था. motivation वैसे ही similarly एक emotional motivation देना है, उनको emotionally उनको ये जताना है कि yes you are belong to this organization. एक sense of belongingness inculcate करना चाहिए उनके अंदर ताकि वो सोचे कि yes this is my organization and they try to stay in the organization and एक productivity भी increase हो. ठीक है. So these are the ways through which a manager can inculcate inclusion in the organization. ठीक है. Now let's come to the democracy at workplace. Democracy at workplace, democracy मतलब आप सबको पता होगा according to constitution democracy मतलब क्या होता है, is for the people, by the people and of the people. Democracy एक ऐसा चीज है जहां पर for the people है, of the people है and by the people है. ठीक है. So democracy at workplace का क्या मतलब है,
Workplace democracy is the inclusion of democratic practices at the workplace with the use of tools such as voting, employee ownership, public debate, participatory decision making system, etc. to the workplace. Okay. So before that, let me take your doubts if you have any. इसके बाद ये पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत मोनोटोनियस हो जा रहा है क्योंकि ये पूरा थ्योरी है ना, तो आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. So it's better to take some doubts first and then we will move to this part. Okay. Everyone, good morning. बेसिकली रिया, क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे नहीं जाएंगे, बहुत कम परसेंट चांसेस है, 20% चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ओबीई में यूजुअली केस स्टडीज टाइप ऑफ पूछा जाता है. ठीक है. एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस डिपेंड करता है, जैसे कि 7 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 5 अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा भी होता है, या फिर हर क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ए उसमें ए पार्ट है और बी पार्ट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन में ए पार्ट या बी पार्ट, ऐसे कीजिए. ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं. फिर इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और या फिर आउट ऑफ 7 और आउट ऑफ 9 यू हैव टू डन 5 क्वेश्चंस. इस टाइप के एग्जाम पैटर्न्स आते हैं. ठीक है. दिस इज यूनिट 5. मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं क्रिएट किया है, ना ही मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ. वॉलंटियर्स है एंड वॉलंटियर्स आर गिविंग माय नोट्स टू द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. देयर आर 5 यूनिट्स, ऑल द यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट. सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हर क्लास में मैं सिलेबस बताती हूँ. ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रहा है गेस, बाकी सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या? प्लीज let write in the chat box. ड्राइवर एंड इंक्लूजन एट वर्कप्लेस टॉपिक. ड्राइवर तो कुछ पता है नहीं यहाँ पर. इंक्लूजन एट वर्कप्लेस है इन द यूनिट 5. ठीक है. अच्छा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एट वर्कप्लेस टॉपिक यूनिट 5 का पार्ट है. I have already shared the notes of unit 1 to 4, 1 2 3 4. All the units I have given notes इन द व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द वॉलंटियर्स. ठीक है. जो अभी बाद में ज्वाइन हुए वो वॉलंटियर से फिर से यूनिट 1 और 2 मांग लीजिए या फिर रीशेयर कर दीजिए. ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो जाए. ओबी एग्जाम टफ नहीं होता है, मैं टफ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये मत कीजिएगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है और एग्जाम वाले दिन बैठकर आप सर्च कर रहे, देन इट विल बी ऑब्वियसली टफ. तो इसलिए एक बार एटलीस्ट 1-2 बार आप अपने बुक को, अपने स्टडी मटेरियल को अरेंज कीजिए. कौन सा टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक नहीं है, उनको अरेंज कीजिए. एक बार रीड कीजिए, जहां समझ नहीं आ रहा उसको एक बार पूछ लीजिए. बस दैट्स इट. इतना ही आपको काम करना है. आप कुछ लर्न नहीं करना पड़ रहा है, कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम वाले दिन आप स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हैं और ढूंढ रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट विल बी अ टफर फॉर यू. ठीक है. हाँ, एग्जाम में चॉइस भी लिख सकते हैं. कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ. सबकी राइटिंग, किसी की राइटिंग बड़ी है, किसी की राइटिंग छोटी है, तो उसके हिसाब से तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितने पेजेस करना चाहिए. लेकिन यस, आपको अगर एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछा गया है तो उसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो बेसिकली क्या टॉपिक है, उसके अंदर जो जो कैटेगरीज है वो सब आपको लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो डोंट बी लाइक सब लिख देना है, सब लिख दूंगा या दूंगी, वैसा मत कीजिए क्योंकि टाइम भी आपका लिमिटेड होता है. तो एक मीनिंगफुल, एक अच्छा सा सुंदर सा पेपर बनाइएगा. ठीक है. मतलब आंसर शीट्स क्रिएट कीजिएगा. हाँ, 21 मार्च से ही स्टार्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली. निखिल को भी ब्लैक दिख रहा है क्या? ब्लैक दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. ब्रिक एंड मॉर्टर में नेक्स्ट क्लास में, मतलब बिजनेस मॉडल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी. मैं लिख दे रही हूँ बिजनेस मॉडल्स. ठीक है. ओके, पीपीटी दिख रहा है, दैट्स गुड, थैंक यू. इंक्लूजन.
इंक्लूजन मतलब जो डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स है उनको इंक्लूड कर रहे हैं थ्रू द डिसीजन मेकिंग, थ्रू द वोटिंग, इन सब अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उनको इंक्लूड कर रहे हैं बाय गिविंग देम फेयर ट्रीटमेंट। इसको कहते हैं इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस। ठीक है इकरा, 10 इयर्स आप रेफर कर सकते हैं बट उसके आंसर्स मत लिखिएगा एज इट इज, क्योंकि बहुत सॉरी टू से बट बहुत लेम आंसर्स लिखते हैं वो लोग। ठीक है, सो स्टडी मटेरियल है आपके पास, डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स है, मेरे नोट्स है, उसमें से लिखने की ट्राई कीजिएगा, इवन डिफरेंट टीचर्स के नोट्स भी है। केस स्टडी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसे तो बोल नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन इतना भी कोई टफ नहीं आएगा कि आपको एमबीए लेवल का केस स्टडी आ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है, अगर कोई टफ आया तो उसके साथ बी ऑप्शन भी होगा तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अगर कोई अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है जहां पर उनको नोट्स नहीं मिला है, वो टीम्स ऐप में मुझे नंबर सेंड कर दीजिए, मैं थ्रू वॉलंटियर्स मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। ठीक है, कौन सी शीट यूज करनी है, कैसी शीट यूज करनी है, वो आपको एसओएल के एडमिन वाले ही बता पाएंगे। टाइम्स कितना घंटे का होगा, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं आते हैं। ओके ओके अंशुल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और कैपिटल बजटिंग, ये डिसीजन मेकिंग वाले है ना। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये वाले मैं डिस्कस कर दूंगी। ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ठीक है, सैम्पल पेपर्स मैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको भिजवा दूंगी। ठीक है, आफ्टर द नेक्स्ट क्लास। एमसीक्यूज नहीं आते हैं। आवाज भी नहीं आ रही निखिल, आप एक काम कीजिए, आपको मेरी स्क्रीन भी दिख नहीं रही है, आवाज भी नहीं दिख रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो आप फिर से रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाकी को सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। हाँ, पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर प्लीज नंबर मत दीजिए, मुझे पर्सनल में टीम्स में नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगी, सोनू एंड सुनील। इफ पॉसिबल, इफ टाइम परमिट मनीषा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर ओबीई डिस्कस कर दूंगी। हाँ, फर्स्ट यूनिट पार्ट्स में है और मैंने सारे पार्ट्स 4 पार्ट्स है उसके, शायद वो चारों पार्ट्स मैंने भेज दिया है। थ्रू द टीम्स ऐप यू कैन सेंड योर नंबर। वेलकम आकाश। ठीक है, सो दैट अभी तक के सारे टिल 11:39 मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद फिर से मैं लास्ट में आपके डाउट्स लूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द डेमोक्रेसी एट वर्कप्लेस। डेमोक्रेसी मतलब मैंने समझा दिया है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, सिमिलरली वर्कप्लेस डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है जहां पर आप जो आपके एम्प्लॉयज है, आपके जो वर्क फोर्सेस है, आपके लेबर्स है, एम्प्लॉयज, सबको इन द वर्कप्लेस यू आर including, you are giving a democracy, you are including a democratic practice through the tools like voting, employee ownership, public debate, participatory decision making system, etc. मतलब आपने सबको वोटिंग राइट्स दिया है जिसमें सब मिलकर डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, या फिर आप एम्प्लॉय ओनरशिप दे रहे हैं, एम्प्लॉय ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ ESOP, दैट इज सॉरी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयज को ओनरशिप दे रहे हैं, या फिर आप उनको पब्लिक डिबेट में, जो ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक डिबेट है उसमें उनको आप बुला रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, साथ ही साथ आप पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग सिस्टम में भी उनको इंक्लूड कर रहे हैं। सो दैट विल मेक अ डेमोक्रेसी एट वर्कप्लेस। ठीक है, दिस may vary widely across organization based on size, type, objective, work culture of the business. Democracy at workplace differ from organization to organization on the basis of their size, type, objective, work culture of the business. Workplace democracy emphasizes on employee engagement for better organizational performance, employee satisfaction, lower employee turnover. ठीक है, बेसिकली अब तक आपने इतने चैप्टर यूनिट्स पढ़ लिए हैं, आपको इतना तो पता चल गया है कि एम्प्लॉय को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, अगर वो सोचते हैं कि
वी आर एंगेज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन, देन उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वो सेटिस्फाइड होते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है तो उनका मोराले भी इंक्रीज होता है, मोराले इंक्रीज होता है तो देयर विल बी लोअर एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव ऑल द बेनिफिट्स, ठीक है। सो इतना आपको पता चल गया है तो आप सारे ही ऑलमोस्ट आंसर्स में ये बेसिक कंपोनेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। So, democracy of workplace includes negotiation and trade unions. आप negotiate कर सकते हैं, trade unions आपके जो होते हैं उसमें भी democracy होती है. Democracy also include right to information, मतलब आपको basic information about the organization पता चल रहा है, so that is one of the components of democracy at workplace. Another is health safety at workplace. आपको proper वेंटिलेशन दिया जा रहा है इन द फैक्ट्री, आपके हेल्थ को सोचा जा रहा है, आपको हेल्थ स्कीम्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको मेडिकल बेनिफिट्स दिया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सेफ्टी मेजर्स से रूबरू कराया जा रहा है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ machinery at a factory. So these kind of component comes under the democracy at workplace. Apart from this, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑटोनॉमी, आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है, और साथ ही साथ बोर्ड रूम रिप्रेजेंटेशन. बोर्ड रूम रिप्रेजेंटेशन इज अ कंसेप्ट वेयर all the representatives of different employment components, whether from the top level management, middle level management or lower level management, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोर्ड रूम, जहां पर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, वहां पर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एट वर्कप्लेस, ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस डेमोक्रेसी, ठीक है. क्या क्या बेनिफिट होता है अगर वर्क प्लेस में डेमोक्रेसी होता है? सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट. Economic benefit in the sense employee participation, involvement and transparency induce higher acceptability, satisfaction and loyalty of employee to execution of new ideas and changes in the organization. मतलब एक एम्प्लॉय जब ज्यादा इन्वॉल्व होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो ट्रांसपेरेंट होगा, दैट विल induce to, that will leads to higher acceptability. उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक लॉयल्टी होगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज टू एग्जीक्यूट न्यू आइडियाज. वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं न्यू आइडियाज को, एंड जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको वो इजिली अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. So this will make the decision making more effective and thus this will lead to economic efficiency of the organization, ठीक है. Next is leadership skills. अगर डेमोक्रेसी है तो आपका डिसीजन मेकिंग एनहांस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग एनहांस हो रहा है तो एम्प्लॉइज का एक्यूमेंट इंक्रीज हो रहा है. एक्यूमेंट इंक्रीज मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस रिलेटेड इंटेलिजेंस एम्प्लॉय का इंक्रीज हो रहा है. साथ ही साथ they are becoming more responsible, accountable and they have increase in their skills, ठीक है. So these skills helps in an in-house employee training and development for succession planning. आप में डेमोक्रेसी होगा, आप खुद इनिशिएटिव लेंगे, then that will obviously help to the training and development and succession planning, ठीक है. Is that clear? Next is business ethics. बिजनेस एथिक्स क्या है? एक एथिकल कंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसेस टू इन्वॉल्व मेंबर्स फॉर डिसीजन मेकिंग टू हेल्प देम वॉइस देयर कंसर्न्स, पॉइंट्स, ओपिनियंस, व्यूज. when we are considering, when we talk about ethics of business organization, we always say the point like businesses जो होते हैं उनका एक businesses में या organization में जो employees होते हैं, they should be included in the decision making process as well as they should able to voice their concerns, opinions, views. So that is a ethical measure, ठीक है, कि आप अपने employees को बोलने दे रहे हैं, उनके opinions को सामने ला रहे हैं, उनके views को समझ रहे हैं. So that is an ethical approach. So this one of the benefits of democracy is business ethics. मतलब आप जो बिजनेस के एथिक्स हो उनको आप मेंटेन रख रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको
उनको आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने, व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए आप उनको स्पेस दे रहे हैं, उनकी जो व्यूज है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अनदर बेनिफिट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक जहां पर एक बेटर वर्कफोर्स डेमोक्रेसी होगा, जहां पर वर्क प्लेस डेमोक्रेसी बहुत अच्छा होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा विच विल लीड टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। Democratic organizations attract smart, creative, self-motivated people because regardless of pay or prestige, people want to work where they feel appreciated and heard. आप अपना ही केस ले लीजिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां आपका पे पैकेज बहुत ज्यादा है लेकिन आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, आपके साथ बदतमीजी किया जाता है, या फिर आपने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, या फिर आपकी बात सुनी नहीं जाती है, आपको आइसोलेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट टू स्टे इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रैदर वहां से थोड़ा कम आपको सैलरी मिले लेकिन आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो इनोवेशन है उसको वैल्यू करे, साथ ही साथ आपको एक अप्रिशिएट करे, आपकी जो बातें हैं, ओपिनियंस है, व्यूज है उसको सुने, सो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इनोवेशन, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी और बेटर वे में होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू द वेज टू डेवलप वर्कप्लेस डेमोक्रेसी। कैसे एज अ मैनेजर आप वर्कप्लेस डेमोक्रेसी को इंकलकेट कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Democracy needs to be introduced in the mentality of employees and induced in the system of organization. Democracy at workplace एक ऐसा concept है, एक ऐसा mentality है, एक ऐसा process है जो कि organization के system में induce करना, उसके culture में induce करना एक challenging task है. For that, there are different ways you can develop workplace democracy in a conducive environment. In a conducive environment मतलब आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उस कल्चर में एम्बेडेड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। सो क्या क्या वेज है? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। आप आपकी कंपनी की जो भी पॉलिसीज है, जो भी विजन्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, वो आप अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको एंगेज करके रख रहे हैं, उनको आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको आप बता रहे हैं, आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे तो दैट विल गेन अ कॉन्फिडेंस, दैट विल इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज टू द कंपनी, ठीक है। तो इससे एक डेमोक्रेसी का सेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इंटरनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी। A network to communicate or intranet facility for all the members of the organization that connects them with company's updates and where employees can submit ideas such as dedicated web page can helpful in linking and democratizing the organization. आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनेट फैसिलिटी क्रिएट किया है या फिर एक ऐसा वेब पेज क्रिएट किया है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है पर्टिकुलरली, जहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में बात कर सकते हैं। जैसे कि आपके डिफरेंट क्यूबिकल्स में आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं तो आप सारे एम्प्लॉयज उठ कर जाकर तो बात नहीं करेंगे, तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंटरनेट फैसिलिटी है या फिर एक ऐसा वेब पेज है या फिर एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू ऑफिशियल बातें, ऑफिशियल टॉक, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैन बी देयर थ्रू दैट ऐप, ठीक है। सो इससे एक डेमोक्रेसी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। Next way to increase the workplace democracy is redressal mechanism. Simple, जैसे कि उसमें भी इंक्लूजन में भी था, आप एक अच्छा redressal mechanism क्रिएट करेंगे तो जो एम्प्लॉयज है उनका और साथ ही साथ आप जो जिनके साथ गलत हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हरासमेंट हुआ है, उनको आपने पनिश भी किया है, उनको फायर भी किया है, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बाकी एम्प्लॉयज को लगता है कि यस वी आर बीइंग हर्ड, हमें हमारे ओपिनियंस को वैल्यू किया जाता है, हमारी बात सुनी जाती है, तो दैट विल लीड टू अ लॉयल्टी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। नेक्स्ट वे टू इंक्रीज और टू इनकलकेट वर्कप्लेस डेमोक्रेसी इज ESOP. ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. ESOP is employee stock ownership plan where the employees are given shares or stocks of the company according to their performance or productivity, ठीक है।
एम्प्लॉय ओनरशिप अर्न्स एन इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका एक शेयर होगा, whether it is 1% of the company's equity और 0.5% ऑफ कंपनी इक्विटी, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो एज अ रिजल्ट आपके एज अ शेयर होल्डर आपको भी बेनिफिट होगा। तो एज अ एम्प्लॉय आप अपने शेयर्स के रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका एक इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए आपका इंटरेस्ट और इंक्रीज हो जाएगा through the employee stock ownership plan. When employees participate in equity, they are emotionally aligned with the progress of company, resulting in better employee engagement. Obviously, अगर आपकी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी है, then you will be more emotionally aligned with the progress of the company. मतलब आप चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप करे ताकि आपकी इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज हो एंड एज अ रिजल्ट आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, सो it leads to a better employment engagement. It acts as a way to cement democratic principles in organizations' decision making processes. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस है उसको डेमोक्रेटिक इसी वे में किया जा सकता है। नेक्स्ट वे इज encouragement लेबर यूनियंस। जो लेबर यूनियंस है उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि लेबर यूनियंस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप लेबर यूनियंस की बातों को सुनना चाहिए, उनके वॉइस को लिमिट नहीं करना चाहिए, एंड दिस विल बी इंक्रीज द वर्कप्लेस डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज पोल डिसीजन मेकिंग। आप थ्रू वोटिंग आप क्रूशियल और रूटीन डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज के वॉइस और उनके चॉइसेस को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। टू बी डेमोक्रेटिक, वर्कप्लेसेस शुड बी बिकम मोर फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू फॉर न्यू आइडियाज प्रॉस्पर। आप जो एम्प्लॉयज से न्यू आइडियाज ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट नहीं कर रहे। अगर एक अच्छा आइडिया है, न्यू आइडिया है, कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच फ्लेक्सिबल, सच इलास्टिसिटी टू अडैप्ट टू अडॉप्ट that democratic practices, that new idea in the organization. ठीक है, democracy requires flexible working hours, no uniform code of dressing, and a recreational meeting place space to introspect as well as socialize in the organization. Apart from that, आप डेमोक्रेसी क्या कहती है कि एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड नहीं होना चाहिए कि सबको ब्लू कलर में ही यही यूनिफॉर्म है, शर्ट एंड पैंट ब्लू कलर का यही पहन कर आना पड़ेगा, गर्ल्स को यही व्हाइट कलर की कुर्ती पहनकर आनी पड़ी, कुर्ता पजामा पहनकर आना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड नहीं होना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, एक रिक्रिएशनल मतलब एक रिक्रिएशनल मीटिंग प्लेस होना चाहिए जहां पर जो एम्प्लॉयज है वो एक दूसरे से सोशलाइज कर सके, एक दूसरे से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सके, सो दैट विल लीड टू अ मोर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स। जैसे कि रिड्यूसल मैकेनिज्म था, वैसे ही रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होता है, जहां पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर ने कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो थ्रू अ विसल ब्लोअर, मतलब विसल ब्लोअर क्या होता है इस बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो मैं एक विसल ब्लोअर कहलाऊंगी अगर मैंने कॉन्फिडेंशियली जाकर मैंने टॉप मैनेजर को बता दिया, या फिर मैंने बाहर बता दिया, या फिर एक कंसर्न इंसान को बता दिया, पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर ये गलत चीजें हो रही है, तो आई एम अ विसल ब्लोअर। ठीक है, सो दिस इज अ विसल ब्लोइंग फैसिलिटी। तो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहां पर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है, वेयर अ कॉन्फिडेंशियल विसल ब्लोअर फैसिलिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग बैड कंपनी बिहेवियर with no retaliation against the people who blew the whistle will assure the employees of their security while also giving them a chance to exhibit loyalty. अगर कोई एम्प्लॉय गलत कर रहा है तो आपने टॉप मैनेजर को जाकर बता दिया और फिर टॉप मैनेजर ने जाकर आपको ही निकाल दिया, सो दैट विल नॉट लीड्स टू अ लॉयल्टी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा जब विसल ब्लोअर ने आपको अगर बताया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो आप उनका नाम डिस्क्लोज ना करके आप उस टॉपिक पर, उस बात पर आप गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड आप एक्शन लेंगे, rather than एक
अनडेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वही होगा जो विसल ब्लोअर का नाम बता देगा और या फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन में निकाल देगा, ठीक है। सो दीज आर द ways through which you can inculcate a democratic organization, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोशियोक्रेसी। सोशियोक्रेसी भी थोड़ा बड़ा है। सोशियोक्रेसी क्या है? एक ब्रांच है डेमोक्रेसी का, जहां पर सोशियोक्रेसी एक ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी जहां मेजरली आपके आउटलुक को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, क्या क्या वोटिंग राइट्स ले लिया। वोटिंग राइट्स वही होगा जहां वही जीतेगा जिसकी मेजॉरिटी हो, राइट। लेकिन सोशियोक्रेसी में क्या करते हैं, सोशियोक्रेसी में सबको इक्वल फ्रीडम देते हैं और इक्वालिटी देते हैं, जहां पर सबकी बातों को वैल्यू किया जाता है। ईच एंड एवरी पर्सन की बातों को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। सो सोशियोक्रेसी is a social ideal that values equality and rights of people to determine the conditions under which they live and work. An effective method of organizing associations, business, and governments. Sociocracy shares the values with the democracy as both emphasizes on provision of freedom and equality. दोनों ही सोशियोक्रेसी और डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड इक्वालिटी को एम्फोसाइज करते हैं। लेकिन कैसे सोशियोक्रेसी डेमोक्रेसी से डिफर है? पहली बात तो डेमोक्रेसी का एक ब्रांच है सोशियोक्रेसी, ठीक है। ब्रांच मतलब जैसे अगर ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो उसका एक ब्रांच है सोशियोक्रेसी। डेमोक्रेसी के और भी ब्रांचेस होते हैं, तो सोशियोक्रेसी उसका एक ब्रांच है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इट इज कॉल्ड एज डायनामिक गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? एक एक्शन होता है या मैनर होता है ऑफ गवर्निंग ए ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला रहे हैं, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसी कंसिस्टेंट पॉलिसीज चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज द गवर्नेंस, ठीक है। सो सोशियोक्रेसी क्या है? एक डायनामिक गवर्नेंस है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है व्हिच सीक्स टू क्रिएट साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरमेंट्स एंड प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आप साइकोलॉजिकली आप एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे हैं, साथ ही एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ये डिस्टिंग्विश क्यों ये कैसे डिफर करती है डेमोक्रेसी से? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंसेंट। आप सबका कंसेंट लेते हैं। अगर 10 एम्प्लॉइज है तो 10 एम्प्लॉइज का कंसेंट लेते हैं रादर देन मेजॉरिटी वोटिंग, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी में क्या है? सब मेजॉरिटी वोटिंग की, जिसकी मेजॉरिटी वोटिंग में जिस डिसीजन में मेजॉरिटी वोटिंग आया है उस डिसीजन को माना जाता है। लेकिन सोशियोक्रेसी में 10 के 10 लोगों के डिसीजन को ही माना जाता है इन डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग बाय पीपल हु हैव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और वर्क प्रोसेस, ठीक है। सो मेन डिफरेंस बिटवीन सोशियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज दैट सोशियोक्रेसी में हर एक इंसान की कंसेंट लिया जाता है रादर देन इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी वोटिंग को एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। ओके, और एक चीज है डेमोक्रेसी में, आप ये भी लिख सकते हैं, इट प्रोमोट्स डोमिनेंस एंड कंपटीशन। तो डोमिनेंस है और कंपटीशन है वो डेमोक्रेसी का पार्ट है रादर देन इन सोशियोक्रेसी। सोशियोक्रेसी में ज्यादा इंक्लूसिव है क्योंकि आप 10 लोगों का ही कंसेंट ले रहे हैं, तो इसमें ज्यादा इंक्लूसिवनेस है, ज्यादा कोऑपरेशन है, ज्यादा इक्वालिटी है, ठीक है। सो दिस इज द सोशियोक्रेसी। इक्विवेलेंस ऑफ वॉइस इज अ पिवोटल एलिमेंट ऑफ सोशियोक्रेसी। जैसे मैंने बताया, इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन सोशियोक्रेसी क्योंकि 10 के 10 लोगों का ही कंसेंट लिया जा रहा है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सबको इक्वल चांस दिया जा रहा है, उनकी बातों, उनके ओपिनियंस को सुना जा रहा है और सबके डिसीजन को कंसिडर किया जा रहा है एंड दैट इम्पैक्ट देम डायरेक्टली। Another feature of sociocracy is that equivalence of voice is achieved by asking organizational members to consent to the decisions in circles rather than management hierarchies choosing from majority. एक और बात है सोशियोक्रेसी का, एक और मेन एस्पेक्ट है सोशियोक्रेसी का जो आपको समझने की जरूरत है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, राइट, लेकिन सोशियोक्रेसी में हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। ये चीज सोशियोक्रेसी में नहीं होती है। जब आप किसी डिसीजन मेकिंग में सबका कंसेंट ले रहे हैं तो वहां पर एक सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई डिसीजन मेकिंग में इस सर्कल के लोगों को का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब कोई अगर डिसीजन लेंगे तो इस सर्कल के लोगों का इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑफिस टाइमिंग्स, ठीक है, तो सिर्फ इस सर्कल, इस काइंड ऑफ एम्प्लॉइज के ऑफिस टाइमिंग्स को लेकर अगर बात चल रही है तो सबके डिसीजंस को लिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस वेयर एवरी पार्टिसिपेंट्स gets a chance to input or produce without any reservation.
जहां पर सबको चांस मिलता है अपने डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वहां पर अपने ओपिनियंस, अपने वॉइस, अपने व्यूज को बताने के लिए। सो दैट इज अ सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सोशियोक्रेसी, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशियोक्रेसी। ठीक है, हेंस नो वन इज लेफ्ट अनहर्ड। यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है क्योंकि एक सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हायरार्की नहीं होती है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एज द कॉमन थ्रेड ट्राइंग टू एंटायर प्रोसेस ऑफ सोशियोक्रेसी। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय कलेक्टिंग थॉट, बीइंग कंसिडर्ड एंड अप्लाइंग गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक प्राइवेटल एलिमेंट होता है इन द सोशियोक्रेसी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? प्रोएक्टिव है, ओपन टू चेंज है, चेंजेस जो भी आ रहे हैं सब मिलकर डिसीजन लेकर उस बात को मान रहे हैं। एक वाइडर ओनरशिप है, एक डिसीजन मेकिंग में ज्यादा क्लैरिटी है। लोग जो इस सर्कल में सब अपने आप को एम्पावर्ड समझ रहे हैं क्योंकि सबकी बातों को तवज्जो दिया जा रहा है, वैल्यू किया जा रहा है, सबकी बातों को कंसेंट दिया जा रहा है। एक मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है और एक बेटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशियोक्रेसी एट वर्कप्लेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सोशियोक्रेसी को वर्क प्लेस में कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे और आपके डाउट्स को भी हम लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द डाउट्स इफ यू हैव एनी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिएगा टीम्स ऐप में, यहाँ पर नहीं, जो मैं जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप आकर टीम्स ऐप में अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं थ्रू वॉलंटियर्स आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। ठीक है, एग्जाम के बारे में आपको सारी नोटिफिकेशन एसओएल के वेबसाइट में आ जाएगी। ठीक है, सो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। ऑनलाइन होगा एग्जाम, सेट्स होंगे पेपर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। जब ऑफलाइन होता था तो सेट्स होते थे, लेकिन अब होता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस में, आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 5, या हर एक क्वेश्चन में अपने आप में और में आएगा। तो ऑप्शंस होंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है, एज कोई रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल ही होंगे क्वेश्चंस। मैं सिलेबस एक और बार ग्रुप में सेंड कर दूंगी, या फिर जो वॉलंटियर्स अभी भी अगर ग्रुप में क्लास में है तो प्लीज मैंने जो 4 यूनिट्स सेंड किए हैं और सिलेबस सेंड किया है वो आप फिर से रीसेंड कर दीजिए। ये जो नंबर्स है ये प्लीज मुझे क्लास के बाद सेंड कर दीजिएगा, मेरे नोट्स ग्रुप में ही है। हाँ, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आप स्कैनिंग जो करेंगे वो ठीक से कीजिएगा। ठीक है, मैंने 3 और 4 परसों ही सेंड कर दिया था, आ गया होगा ग्रुप में, आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन नहीं तो फिर से सेंड हो जाएगा। एथिक्स आर द बेसिक नॉर्म्स, इनर फीलिंग की क्या सही है क्या गलत है, उसको एथिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि रास्ते में कोई ओल्ड वुमेन ब्लाइंड है, वो रास्ता क्रॉस कर रही है और आप खड़े हैं, तो देन यू आर एन अनएथिकल पर्सन। ठीक है, अगर आप उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प करा रहे हैं, देन यू हैव दैट एथिक्स। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक गुड और बैड की फीलिंग है, आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी एथिक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर वो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई मिक्सिंग कर रहे हैं, या गलत फ्रॉडिंग कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस जब वही होगा जो कंज्यूमर्स के नीड को कैटर कर रहे हैं, एक अच्छा प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दैट इज अ एथिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर तन्नू? रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाने चाहिए थे आपके पोर्टल में, लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। दोनों बुक से करिए, मैं कभी नहीं बोलती हूँ सिंपल, मेरे नोट्स से आपको आइडिया मिल जाएगा। उससे ज्यादा अगर आपको लिखना है तो आप एसओएल की बुक से पढ़िए।
ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस से स्ट्रिक्ट कीजिए। मैंने अपने नोट्स में वही पॉइंट्स, मैंने वही टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो सबसे पहले आप मेरे नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप बुक्स से उसका और ज्यादा लीजिए, या फिर टीएन छाबड़ा है आपके पास, या दूसरे केएल कॉल है, जो भी आपके बुक्स है आपके पास, वो सारे बुक्स आप फिर रेफर कीजिए। ठीक है, सुमित, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। रिड्रेसल मतलब होता है कि किसी की जो कंप्लेन है उसको आपने कितना सुना है, ठीक है, उस पर क्या एक्शन लिया है, दैट इज रिड्रेसल। ठीक है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, उसमें ऑप्शन है मैसेज करने का, डायरेक्ट मैसेज करने का, टीम्स ऐप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर शेयर कर दूंगी। रिट्रेसल मैकेनिज्म मतलब आपका जो हरासमेंट हुआ है या आपको कोई अनफिट ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपने आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रिट्रेसल सिस्टम है जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। वहां आपने रिपोर्ट किया है और आपकी बात को सुना गया है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया है, आपके साथ अगर किसी ने बदतमीजी की, हैरास किया है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। ठीक है, कंप्लीट द चैप्टर। आपका फिर नेक्स्ट क्लास है, फिर जो प्रोड्यूसर्स है वो भी मना करते हैं, एट मोस्ट आई कैन टेक टिल 12:15, सो दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, रिविजन मोटिवेशनल फंक्शन। ठीक है, जिन्होंने नंबर भेजे मैं वॉलंटियर्स के थ्रू ऐड करवा दूंगी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैंने ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा चुकी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज, कास्ट, ट्रीज, दैट इज अ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है ग्रुप में, फिर भी मैं सेंड कर दूंगी। ESOP क्या होता है? ESOP इज एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर एम्प्लॉयज को शेयर्स दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, सो दैट इज ESOP। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अभी तक मुझे 3-4 टॉपिक्स मिले हैं रिवीजन के, दैट इज बिजनेस मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, कैपिटल बजटिंग एंड मोटिवेशनल फंक्शंस। ठीक है, मैं ये सारे टॉपिक्स आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी। और एक चीज मैं रिवाइज कराऊंगी, मोटिवेशनल फंक्शंस के अलावा मैं आपको टू वर्क, हर्सबर्ग टू फैक्टर एनालिसिस और ये जो मोटिवेशन वाले कंसेप्ट से जो डिफरेंट है, और आपके जो इक्विटी थ्योरी है, ठीक है, इनको मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करवा दूंगी अगर टाइम परमिट किया तो। बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे टॉपिक्स है, दैट इज फ्लेक्सी टाइम, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग एंड को शेयरिंग। 4 टॉपिक्स है, वो 4 टॉपिक्स मैं विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट करवा दूंगी, एंड द रेस्ट हाफ एन आवर आई विल कवर दीज टॉपिक्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और कोई भी डाउट्स हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी थ्रू द टीम्स ऐप। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज स्टडी वेल, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है और इतना भी टफ नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।